चलिए बाबू, आप लोग का कल खत्म कर दिया था ना, चैप्टर 5 है, पूरा एंड हो गया है। क्या हंस रहा है बाबू? हाँ, वो चैन लगाया कर, अरे ऐसे मत आया कर बाबू, खोल लिया, वो लग रहा है कि कहीं के डॉन है। समझिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, स्रोत का मतलब ये होता है कि उससे किस चीज़ से हमको ऊर्जा मिलती है, उसे बोलते हैं स्रोत। हमको भोजन मिलती है, किससे मिलती है, वही क्या है, स्रोत हमारा है। तो भोजन का स्रोत क्या है? धान है, चावल है, गेहूं है, वृक्ष है, ये सब क्या भोजन स्रोत है। उसी प्रकार ऊर्जा के लिए क्या क्या स्रोत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊर्जा क्या है। धनीज बाबू, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप लोगों को पढ़ाए हैं कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वही एसआई मात्रक कार्य का भी होता है, वही एसआई मात्रक ऊष्मा का भी होता है। कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, है ना। और देखिए, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी। सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है ना। तो पहला देखिए क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है, ठीक है ना बाबू। ऊर्जा आ रहा है ना। कार्य करने की आ रहा है क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हो गया। ऊर्जा का, ऊष्मा का और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। देखो तो बाबू, देखो तो कौन लड़का है, कौन है? ठीक है बाबू, रुको एक सेकेंड ना, नहीं है, कोई बात ना, पढ़िए बाबू, पढ़ाई कीजिए, छोड़िए, ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ तक हमें आप लोग का क्या पता है। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या लग रहा है? ऊर्जा लग रहा है। ऊर्जा की खपत हो रही है, इसका मतलब वही क्या है? ऊर्जा है ना। ऊर्जा रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का या ऊष्मा का या कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल, ठीक है। ये हो गया एसआई मात्रक, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखते हैं ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, ये होता है कैलोरी। कैलोरी, एक कैलोरी में कितना होता है? 4.2 जूल। समझ में आप लोग का ये। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं बाबू। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर कोची है? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं? वैसा प्राकृतिक पदार्थ, चाहे वैसा प्राकृतिक साधन जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं ऊर्जा का स्रोत। समझ गए? वैसा प्राकृतिक साधन जिससे ऊर्जा की, ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे क्या कहते हैं? ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, कोयला हो सकता है, प्राकृतिक गैस इत्यादि बहुत सारा है। क्या हमको सूर्य से ऊर्जा नहीं मिलती है? मिलती है ना, धूप से। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? खाना बनाने में करते हैं, चाहे सौर प्लेट को चलाने में करते हैं, उससे विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। सौर ऊर्जा को लगाते हैं ना, सोलर प्लेट। चलिए, ये भी क्या है? एक ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं बाबू? जिससे हमें ऊर्जा क्या मिलती है? जिस पदार्थ से हमको ऊर्जा मिलती है, जिस साधन से हमको ऊर्जा मिलती है, उसे कहते हैं ऊर्जा का स्रोत। खत्म। तो एग्जाम्पल दे दिया, सूर्य, कोयला, भूतापीय, ज्वारीय, ये सब बहुत सारा चीज हो जाता है। तो ये हो गया ऊर्जा, ऊर्जा का स्रोत। आगे देखते हैं। यहाँ पे बाबू क्वेश्चन, ईंधन। ईंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूल। क्या कहते हैं? फ्यूल। देखो बाबू, वैसा पदार्थ जो जलने पर अधिक ऊष्मा, आ रहा है ना, देता हो, उससे क्या कहते हैं?
यहाँ पर आ जाएगा, उससे ईंधन कहते हैं, है ना। चलिए, कुछ में दिक्कत है बाबू कोई? आप कोई भी फ्यूल को या फिर लकड़ी को जलाइए, कोयला जलाइए, वो क्या देगा? उष्मा देगा। जब उष्मा दे रहा तो क्या है? ईंधन है। कोई भी पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, जो भी चीज़ है, गोईठा है ना, जो भी चीज़ है, लकड़ी है, सब क्या है? ईंधन है। क्योंकि उसका उपयोग हम लोग ईंधन के तौर पे कर सकते हैं। कोयला भी ईंधन है, फ्यूल है। पेट्रोल भी आपका फ्यूल है। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिए। अच्छे ईंधन के क्वालिटी क्या क्या है बाबू? अच्छे ईंधन की क्वालिटी क्या क्या है? तो अच्छे ईंधन की क्वालिटी क्या क्या होता है कि ईंधन कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। ये भी कंडीशन है कि हमारे लिए उपयोगी कब कह सकते हैं? जब ईंधन कैसा हो, हमारे हमको सस्ता मिले। जैसे एलपीजी मिल रहा है, वो सस्ता मिलता है, हमारे लिए अच्छा है। अगर मिले यही 3,000 का तो ले लेंगे हम लोग, इससे बढ़िया गोईठा है हम लोग के लिए। तो देखिए, अच्छे ईंधन के लिए क्या गुण चाहिए? पहला कि वह क्या हो? वह सस्ता और सुलभ हो। दूसरा, वह क्या देता हो? वह अच्छा, वह अधिक उष्मा देता हो। और बताइए, ईंधन जो होता है और कैसा? देखिए, जो ज़्यादा हीट देगा वो क्या होगा? अच्छा ईंधन। अब बताइए, जो कम खर्चा मिल जाएगा हमको, अच्छा ईंधन हमारे लिए है। और जो कम प्रदूषण फैलाता हो, वो क्या है? अच्छा ईंधन है। जो कम प्रदूषण फैलाता हो, ठीक है। और कुछ पॉइंट बता बाबू, कुछ और पॉइंट? इसको स्टोर आसानी से कर सकें। जिसको स्टोर मतलब भंडारित, है ना, इसे बोलते हैं ना। स्टोर का मतलब क्या? जैसे बैटरी है, उसमें क्या स्टोर करते हैं हम लोग? इकट्ठा करते हैं, डीसी को इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार कि जो ईंधन को इकट्ठा हम आसानी से कर सके, हमको मिल जाए कहीं भी, समझे? और कुछ हो सकता है? और कुछ हो सकता है? चल ठीक है, इतना ठीक है ना बाबू। वह सस्ता हो, वह प्रदूषण कम फैलाता हो, कम हानिकारक हो हमारे लिए, सस्ता हो, जिसको हम आसानी से भंडारित कर सकते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, उसी में बोलेंगे अच्छा ईंधन। अच्छा ईंधन की 3 खासियत: सस्ता मिले हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा हीट दे, उष्मा दे, वो अच्छा है हमारे लिए, और हमारे वायुमंडल को सुरक्षित रखे। वही ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पे ना ब्लर होगा, ब्लर तो यहाँ पे है। अब पढ़ते हैं बाबू ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा पढ़ लेते हैं। ऊर्जा आपका 2 प्रकार का होता है। ऊर्जा 2 प्रकार का होता है। एक होता है, आप लोग के ज्योग्राफी में पढ़ा है, क्या होता है बाबू? परंपरागत। क्या होता है? एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरा क्या होता है? गैर परंपरागत। एक होता है, आ रहा है, ठीक है, और इधर लिख दें यहाँ पे, चलिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। इसी को कहते हैं अनवीकरणीय, करते ना भाई। इसे दूसरा गैर परंपरागत, या इसी को क्या कहते हैं? नवीकरणीय। समझिए भाई मेरा, आ रहा है ना? देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जो पुराने समय से उपयोग में आ रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? परंपरागत। जो बरसों से, पहले के लोग क्या चीज़ करते थे? लकड़ी, कोयला, ये सब यूज करता था। तो बताइए, इसमें क्या क्या आएगा? कोयला आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ना। और क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? पेट्रोल, ये सब आ जाएगा प्राकृतिक गैस में। सुनिए ना, जो पुराने समय से उपयोग हो रहे हैं, चाहे आ रहे हैं, क्या परंपरागत ऊर्जा स्रोत को हम पुनः बना सकते हैं? नहीं ना, इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आ रहा है, इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा होती है क्या होती है? सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है। मतलब ये फिक्स होता है,
ये खत्म हो सकता है, खत्म होने के बाद दोबारा आप जनरेट नहीं कर सकते। जैसे पवन ऊर्जा है, आप पवन ऊर्जा को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। हवा को हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। हवा कौन बंद होता है? हवा बंद हो रहा है, वो कभी खत्म होगा? हवा पानी कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो हम जल को तो कभी खत्म नहीं करेंगे, तो किस में आएगा? गैर में आ जाएगा। जो खत्म हो जाता है किस में आएगा? परंपरागत। जो भी देंगे सब, कोयला का होगा, खत्म हो जाएगा। लकड़ी भी, पेड़ पौधा भी खत्म हो सकता है, इसमें भी आएगा। प्राकृतिक गैस वो भी खत्म, क्योंकि स्टोर एकदम लिमिट है, सीमित है। जो गैस आप यूज करते हैं वो एकदम लिमिट है। किरोसिन आपका लिमिट है, पेट्रोल आपका लिमिट है। इसका मतलब पेट्रोलियम पूरा लिमिट है। समझ गए? जिसकी मात्रा क्या होती है बाबू? सीमित। इसकी मात्रा क्या है? यह सीमित है। समझ गए? ये देखिए, ये जो पुराने समय से लोग जो यूज करते आ रहे हैं वो क्या है? प्रदूषण फैलाता है। फैलाता ना जी? ये अधिक प्रदूषण करता है। एक और ये पॉइंट, एक और ये पॉइंट। अधिक प्रदूषण, इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत है? बताओ। यह पुराने समय से उपयोग में आ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। यह सीमित होती है, इसे पुनः हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सीमित होती है और ये क्या फैलाती है? अधिक प्रदूषण फैलाता है। समझ गए? जस्ट इसका उल्टा, इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये हानिकारक जैसे प्रदूषण नहीं फैलाता है। ये सीमित नहीं है, असीमित है। ठीक है, अनलिमिटेड है। इसमें आ जाएगा। ये नए सिरे से आदमी उपयोग कर रहा है, इसमें जितना भी चीज आएगा। समझ गए आप लोग क्या बता रहे हैं? चलो पहले इसको उतारो, तो इसको मिटाते हैं, तब लिखेंगे उसके बारे में। इसका उदाहरण भी लिखेंगे। चलिए, अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? देखिए बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? जस्ट एगो परंपरागत। ठीक है, आप बताओ बाबू, ध्यान दीजिए, इसमें कौन कौन सी आ सकती है? क्या क्या आ सकता है? कोयला आ सकता है, कोयला आ सकता है। और बताओ, प्राकृतिक गैस आ सकता है। ये सब लिमिटेड है ना, लिमिटेड है। और बताइए, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आ सकता है ना। पेट्रोलियम में क्या क्या आता है? एलपीजी आ जाता है इसी में, एलपीजी इसी में आता है। एलपीजी, किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम में आ जाता है। कुछ ना कुछ हम दूसरे से देखें यहाँ पे, पता ना कोई साइकिल बता। देखो ध्यान से, हाँ। लकड़ी, क्या हो गया? लकड़ी। और बताइए, जल, विद्युत ऊर्जा, ये भी लिमिटेड है। बायोमास पढ़े हैं आप लोग? गोबर गैस, या इसी को कहते हैं बायोगैस, सब पढ़ाएंगे। इतना सब चीज किस में आता है? किस में आता है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत या फिर अनवीकरणीय। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो ये तीनों है ना, तीनों, कोयला, प्राकृतिक गैस और क्या है? पेट्रोल। ये क्या है पता है? ये तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन। तो हम तीनों के बदला है, तीनों के बदला, ये तीनों के बदला क्या लिख सकते थे वहां पे? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस लाखों वर्षों के बाद पेड़ पौधे और जीव के अवशेष से बने होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। समझ गए आप लोग? चलिए, जीवाश्म, देखो जीवाश्म मतलब जीव के अंश, जीव के अंश, ईंधन। बताओ, पेड़ पौधे के, आदमी के मरा जो शरीर से ही क्या बनता है? कोयला, प्राकृतिक गैस, समझ गए, पेट्रोलियम, डीजल, सब पेड़ पौधा के या इंसान के जो शरीर होता है, जीव जंतु को, जो भी हो के जानवर, सब मिला जो सब आ जाएगा इसमें। ये हो गया परंपरागत। अब बढ़ते हैं आगे, किसमें? आगे बढ़ जाते हैं बाबू, गैर परंपरागत। या इसी कहते हैं कुछ नवीकरणीय ना। बताइए इसके बारे में, यह क्या होती है? यह
ले लेते हैं, यह नई ईंधन है। चलिए, यह इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और बताइए, यह असीमित होती है, यह असीमित होती है। यह क्या होती है? असीमित होती है। और बताइए कुछ। यह प्रदूषण फैलाता है? नहीं फैलाता है। ये सब क्या है? गैर परंपरागत। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े हैं। ये क्या होती है? सीमित होती है। ये प्रदूषण फैलाता है ना। यह थोड़ा किफ़ायती हो जाती है, सस्ता पड़ जाती है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है ना। लेकिन ये अनलिमिटेड है। ओके, चलो इसमें क्या क्या आ जाएगा आप समझिए बाबू। एक सा एग्जाम्पल समझो। कहाँ पे लिखे हैं? यहाँ पे आ जाएगा। चलो नहीं, यहाँ पे लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए उदाहरण समझिए इसका। समझो बाबू, पवन ऊर्जा होगा, चुप रहिए ना। सौर ऊर्जा होगा, भूतापीय ऊर्जा होगा, परमाणु ऊर्जा होगा, हाइड्रोजन ऊर्जा होगा, ज्वारीय ऊर्जा। और कुछ हो सकता है बाबू? और कुछ होगा? पवन, सौर, भूतापीय, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। और कुछ हो सकता है? सौर ऊर्जा हो गया ना। चलो जो ऊर्जा होगा तो वो पढ़ भी करेंगे हम लोग। पवन ऊर्जा पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा, सब पढ़ेंगे ऊर्जा। ये तो उदाहरण आ गया ना, टोटल को पढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रो पावर प्लांट, ये एनटीपीसी क्या है, ये वो वगैरह वगैरह। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है। क्वेश्चन क्या पढ़े बोलिए? जीवाश्म ईंधन क्या है? देखो बाबू ध्यान दीजिए। पेट्रोलियम, बाबू रे, पेट्रोलियम, और बताइए प्राकृतिक गैस। आ रहा है ना? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सारी क्या बात है? कोयला, पेड़ पौधे एवं कोयला लाखों वर्षों बाद पेड़ पौधा छोड़ दो, पेड़ पौधा तथा जीव के अवशेष से बने होते हैं, जिन्हें जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। समझ गए आप लोग? जैसे में जीवाश्म ईंधन पता है ना आपको कौन कौन आएगा। अब इसी में तो लिख दिए हैं, एग्जाम्पल लिख दिए, इसी में लिख दिए हैं। समझे आप लोग? इसी में सब कुछ लिख दिए हैं। सब कुछ मतलब पेट्रोलियम, कोयला और कुछ ही प्राकृतिक गैस, ये तीनों तीनों क्या है? तब देगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन क्या है? देखिए पेट्रोलियम है, मार दीजिएगा। देखिएगा प्राकृतिक गैस है तो टिक लगा दीजिए। देखिएगा कोयला है तो मार दीजिएगा टिक। क्या दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले हानि, जीवाश्म ईंधन से होने वाले हानि, है ना पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है। पहला ही देते हैं। इससे हानिकारक गैस उत्पन्न होती है ना बाबू। इससे क्या उत्पन्न होती है? हानिकारक गैस, जिसमें क्या क्या होता है? SO2, NO2 और एक और होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब CO2, SO2 और NO2 तीनों के तीनों क्या है? हानिकारक गैस है। देखो इसके जलने से हानिकारक गैस
हानिकारक गैस कोची कोची CO2 NO2, अरे यार NO2 और एगो उत्पन्न होते हैं। आप बखूबी जानते हैं, क्या जानते हैं कि CO2 किसको इफेक्टेड करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? CO2, है ना जी। CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करता है। और एक है आपका SO2, अम्लीय वर्षा कौन कराता है? SO2। और तीसरा पॉइंट नहीं है। देखिए, कोयला के जलने से निकलती अधिक धुआं निकलती है, उसमें ये सब हानिकारक हो जाएगा। उसमें अच्छा जो अम्ल वर्षा कराता है SO2 ही खाली होता है, उसमें होता है ना। आप लोग पढ़ाए हैं बाबू, 9th क्लास में पढ़ा दिए हैं। चलिए एक और लिख देते हैं बाबू पॉइंट। कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें। चलिए तीसरा पॉइंट, SO2 अम्लीय वर्षा का जिम्मेवार होता है। ठीक है, SO2 अम्लीय वर्षा कौन कराता है? तो कहिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। SO2 बाबू ध्यान दो इस पे, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट अपने आप में। SO2 अम्लीय वर्षा का जिम्मेवार है। CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्टेड करता है। पढ़ा दिया आपको ज्योग्राफी में कि CO2 जो है ना क्या करता है? CO2 पृथ्वी को ठंडा और गर्म होने से बचाता है। ठीक है, ये आप लोग बहुत बढ़िया से बता दिए, क्लास देख लीजिएगा ज्योग्राफी का, अच्छा से बता दिए। तो CO2 हरित गृह प्रभाव, क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव आपको 9th क्लास में पढ़ा है ना, कि जो एक कोई भी एक वृक्ष लगाते हैं उसका ऊपर से वो पारदर्शी प्लास्टिक है ना तिरपाल लगाते हैं। तिरपाल के नीचे का रहता है, वृक्ष रहता है। उसके बाद जो वायुमंडल से जो प्रकाश आती हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, CO2 को पकड़ लेता है। उसको रात में स्लोली वहाँ से CO2 निकालता है, क्योंकि CO2 जब तक रहेगा उसको सिकुड़ने नहीं देगा। क्योंकि CO2 क्या करता है? पृथ्वी का करता है, गर्म करता है। CO2 जब तक है आपके पृथ्वी में ठंडा नहीं होगा। अभी ठंडा लग रहा है ना इतना, इससे भी ठंडा हो जाता है अधिक जब CO2 नहीं रहता। यहाँ पे CO2 मौजूद है, इसलिए आपका आप अभी ठहरने तो एकदम पूरा एकदम बर्फ हो जाते हैं। इतना ठंडा गिरेगा बर्फ हो जाइएगा। इसलिए CO2 जरूरी है। और CO2 हमारे ज़्यादा हानिकारक भी है। ज़्यादा CO2 होता है बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगा, तो एक संतुलन में रखिए CO2 को। पेड़ पौधा लगाइए का CO2 लेता रहेगा, CO2 रात में देता रहेगा। ये नहीं करता है जी। तब बाकी तो हम लोग CO2 उत्पादन करते ही करते हैं। आप लोग का कोई बात समझ में, कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत है? कल आप लोग को पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कल क्लास? कल ऑब्जेक्टिव हुआ था ना आप लोग का। परसों दिन क्लास कुछ हुआ था, तार के बारे में पढ़ाए थे ना फिजिक्स का, इसका जस्ट पहले वाला चैप्टर। उसमें तार में बताए थे जिस तरह समझिए बाबू, जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है उस तरह उसके लिए क्या जरूरी है? किसी के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बताइए, अगर हम खाली CO2 लें, चाहे ऑक्सीजन हम लें, अगर किसी को हम CO2 ना दें तो हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं। आप खाली ऑक्सीजन लीजिए तो आप मर नहीं जाइएगा। ऑक्सीजन लीजिएगा तो आपको CO2 का करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जितना लीजिएगा उतना आपको देना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलता है। समझ रहे हो? उसी प्रकार कल बताए थे आप लोगों को कि फेज जो तार होता है उसके लिए जाने के लिए कौन रास्ता होता है? न्यूट्रल। बताया था ना। तो आने के लिए तो रास्ता है, जाने के लिए भी रास्ता होनी चाहिए। उसी प्रकार ऑक्सीजन आने के लिए तो रास्ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाने के लिए भी रास्ता होनी चाहिए, तब आप जिंदा रह सकते हैं। समझे? आप खाली लीजिए ऑक्सीजन तो मर नहीं जाइएगा बाबू। तो उसी प्रकार समझिए कि CO2 हमारे लिए जरूरी भी है, हानिकारक भी है। चलिए SO2 अम्लीय वर्षा कहलाता है। याद रखिए बाबू, कोयला को जलाइएगा तो उससे अधिक से अधिक क्या निकलता है? धुआं निकलता है, जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। यानी टोटली ऑल ऑफ यू हम देख सकते हैं बाबू कि पूरा जीवाश्म ईंधन को जलाइएगा तो उससे हमें हानि होती है ज़्यादा। समझ गए? आपको जीवाश्म ईंधन से जलाने से हम लोगों को अधिक से अधिक क्या होती है? हानि होती है। हाँ बाबू, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? कोयला को जलाने से अधिक मात्रा में धुएं निकलती हैं, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। चलो आगे बढ़ करके हम लोग पढ़ते हैं बाबू, अब ऊर्जा पढ़ लेते हैं भाई मेरे। अब पढ़ लेते हैं कोयला के बारे में, पढ़ लेने बढ़िया से। कोयला क्या देता है हमको? हानिकारक धुआं देती है।
उससे हमको क्या मिलता है? हानिकारक धुएं। हालांकि कोयला में भी किस्म किस्म के, आप लोग को हम कोयला पढ़ाए हैं कभी? कोयला के चारों प्रकार पढ़ा दिए हैं। कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एबेलेपी, ठीक बताया था ना, एबेलेपी। ए से एंथ्रासाइट, ले से लिग्नाइट, बे से बिटुमिनस, एगो पीट है, यही ना है। चलो इसको मिटाते हैं तब पढ़ाते हैं आपको। इसको पहले उतारिए आप लोग, फास्ट फास्ट। चलिए बाबू, कोयला देखना हम लोग को ना, समझिए कोयला के बारे में। आइए, जो कोयला होता है आप लोग का, कोयला, यह हमारे लिए, जो कोयला का हम लोग उपयोग करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उससे जो गैस बनती है, जो धुआं निकलता है, वो बहुत खतरनाक होता है। समझिए, कोयला मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। उसके लिए ट्रिक बताते हैं आप लोग, सुनिए। ए बे ले पी, ए बे ले पी, ये ट्रिक हो गया आपका। ए से क्या होगा? पहला आ रहा है, 1 नंबर, 1 नंबर आ रहा है। अब ए से क्या होगा जी? एंथ्रासाइट। समझिए बाबू रे, नहीं समझिएगा आप लोग। ए से क्या होगा? एंथ्रासाइट। यह कैसा कोयला होता है? सबसे उत्तम कोटि का होता है, उत्तम कोटि का कोयला। कोई दिक्कत? इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है कितना होती है? 96%। कितना परसेंट होता है? कार्बन की मात्रा होती है। जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वो अधिक ऊष्मा देगा, समझे? तो सबसे अधिक ऊष्मा, सबसे अधिक, मतलब धुआं कैसे देगा? कम। हमारे लिए सस्ता है कि महंगा है? बहुत महंगा मिलता है कोयला ये वाला। कोई दिक्कत है? कितना परसेंट कार्बन? कार्बन 96%। कैसा कोयला है? तो उत्तम कोटि, सबसे अच्छा कोयला है। उत्तम कोटि मतलब सबसे बेहतरीन कोयला यही है। इसमें कार्बन सबसे अधिक 96% अथी रहता है, कार्बन रहता है, बाकी सब चीज़ रहता है 4%। सबसे अधिक उसमें यही देता है, कम धुआं यही देता है ना? बहुत महंगा होता है। जब कम धुआं देता है इसका मतलब कम प्रदूषण फैलाता होगा का जी? यह कम प्रदूषण। चलिए दूसरा, ए से क्या होगा? एंथ्रासाइट। अब ब से क्या होगा? बिटुमिनस। देखिए, इसको लेते हैं अपना मन से मध्यम कोटि का, हालांकि ये भी उच्च कोटि का है। मध्यम कोटि का कोयला, इसमें कितना परसेंट होता है कार्बन? बताइए। 70 से 80 यानी 75% कर देते हैं। 75% क्या होता है? सॉरी, कार्बन होता है। ये भी ऊष्मा ठीक ठाक देता है। ऊष्मा अधिक आ रहा है ना? अब नहीं आएगा, यहाँ पे तो गारंटी आएगा। कम धुआं, ये भी कम प्रदूषण फैलाता है। ठीक है ना बाबू? और कुछ पॉइंट इसमें लिख दें? लिख दिया। अधिक ऊष्मा ये भी देता है, मध्यम कोटि का है, 75% कार्बन की मात्रा होती है, कम धुआं, कम प्रदूषण। चलिए तीसरा, ल से क्या होगा? लिग्नाइट। बनबा हीरो। समझिए कितना परसेंट होता है? 67%। देखिए, ये बताइए कैसा है? तो निम्न कोटि का है। कैसा है? नहीं आ रहा है का? अब है कोटि ठीक ठीक नहीं है। अब निम्न कोटि का
कोयला है, ठीक है। कितना परसेंट कार्बन? 67% कार्बन आ रहा है? ये आ रहा है? चलिए हो गया। यहाँ देखो, इसके बाद हम देखो यहाँ से ऊपर आ रहे हैं, समझिए स्पेस की मारामारी है, स्पेस का मारामारी है, इसलिए हम ऊपर लिखते हैं। बताओ 67% कोटि कैसा? अधिक धुआं, धुआं कैसे देगा? अधिक धुआं आ रहा है ना धुआं, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऊष्मा कम देता है, निम्न ऊष्मा। अधिक प्रदूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 3 हो गया ना खत्म, अब चौथा रह गया। आ जाते हैं इधर। ए बे ले पी, पी से क्या होगा? पीट, पीट कोयला। समझो बाबू, इसमें क्या होगा? सबसे घटिया कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कार्बन की मात्रा 60%। सबसे अधिक धुआं, सबसे अधिक धुआं, कम ऊष्मा, है ना, ज्यादा प्रदूषण। मैंने सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट कोयला। और सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। बस 2 कह रखिए, काम हो जाएगा काफी, है ना। पीट एंथ्रासाइट रखिए। चलिए आगे बढ़े ना, ये खत्म हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला का भंडारण या फिर खान कह सकते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है जी। उड़ीसा में है कि नहीं कोयला ज़्यादा? है ना। झारखंड में भी है, और मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भी है। पश्चिम बंगाल, और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में, समझे। यहाँ हमारे देश में कहाँ कहाँ कोयला मिलता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। समझ गए? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल में एक मूवी बनाया, बताया था ना, रानीगंज। इस पर मूवी बना गया अक्षय कुमार का, देखिएगा, अच्छा मूवी है, ठीक है। उसमें ज़्यादा बकवास नहीं, उसमें खनन के अंदर जाता है, उसमें मीथेन गैस बनता है, बहुत हानिकारक गैस बनती है। उसमें एक लड़का जाके फंस जाता है, उसको निकालने के लिए ढूंढा जाता है उसमें, बहुत अच्छा है। तो आप लोग देखते नहीं, आप लोग देखते हैं हाउ वाला, समझिए। कहाँ भी है छोटकी कहाँ भी है। सीरियल मत देखा कीजिए बाबू, समझो। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ प्राप्त होती है? भारत में बाबू, अधिक कोयला भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में? कौन राज्य में? कहाँ? झारखंड में। उसको काट दीजिएगा, मेटल में गलती है, ठीक है। कहाँ होगा? झारखंड। वहाँ पे काट दीजिए बाबू, काट दीजिए। भारत से अधिक कोयला झारखंड राज्य में। कौन राज्य में? एकदम याद रखिएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है, उसके बाद वो सब उत्तराखंड वगैरह आ जाता है, समझे। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसको पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम, हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसका, समझिए।
ऊर्जा का ना तो नष्ट कर सकते हैं, नहीं उसका उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। देखिए, ऊर्जा कभी भी नहीं नष्ट होता है और नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि वो क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। समझे आप लोग? जैसे पवन ऊर्जा को किसमें बदल सकते हैं हम लोग? विद्युत ऊर्जा में। तो आप बताइए, पहले क्या था, पवन ऊर्जा, अब क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा। तो एक रूप से बल्कि दूसरे रूप में हो गया, खत्म हुआ नहीं हुआ। तो ऊर्जा संरक्षण नियम समझिए, ऊर्जा संरक्षण का ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। बदला आ रहा है ना जी, जाता है। समझ गए? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और नहीं उसको खत्म कर सकते हैं, सिंपल बात। बल्कि क्या कर सकते हैं, एक रूप से उसका दूसरा ढांचा दे सकते हैं। समझ के, बस यही है उसका। अब आते हैं कि ऊर्जा को हम लोग देखते हैं बाबू, दो प्रकार से होता है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। एक होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। बाबू इसमें कोई आप लोग को दिक्कत, इसको मिटा दें, आप लोग को उतारना कोई जरूरी है अभी फिलहाल, इसको मिटा दें, हम मिटाते हैं। इसमें कहीं कुछ छूटा नहीं पॉइंट है, सब तो ठीक ठाक है। चलो इसको मिटाते हैं, एक सेकेंड। ट्रिक है ना, ट्रिक इंक्लूड कर दीजिएगा, ट्रिक आप लोग ट्रिक समझिएगा, है ना। वो जो ऊपर माथा फेंक दीजिएगा, है ना, है। चलिए चलिए बाबू, ऊर्जा संरक्षण का नियम हम देख लिए। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऊर्जा को बल क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं ना। समझिए, ऊर्जा को हम लोग दो रूप से देखते हैं। ऊर्जा का दो रूप होता है, दो प्रकार होता है। वो था आपका यूज, है ना, उपयोगिता ऊर्जा था, परंपरागत और गैर परंपरागत। ये ऊर्जा दूसरा हो गया। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का प्रकार, एक होता है स्थितिज ऊर्जा का बाबू, और एक क्या होता है, गतिज ऊर्जा, है ना। देखो इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। इसी कहते हैं काइनेटिक, ठीक है, इसी कहते हैं मैकेनिकल। हालांकि मैकेनिकल ये दोनों को मिला के बनाता है यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और कुछ गतिज ऊर्जा को मिलाने पर क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा। कोई वस्तु अगर ऊंचाई पे है, समझिए, कोई वस्तु अगर ऊंचाई पे है तो उसमें क्या है, ठहरा है, तो क्या है, स्थितिज। कोई वस्तु चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, बात समझिए मेरी बातों को, अगर ऊंचाई पे तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा। चल रहा है तो क्या है, गतिज। तो एगो तो ऊंचाई हो गया कि ऊंचा है, तो क्या हो गया, स्थितिज हो गया। भाई ऊंचा पे है ना, तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अगर प्लेन चल रहा है तो उसमें क्या है, गतिज है। अगर चल रहा है तो गतिज है, ऊंचाई पे तो क्या है, स्थितिज है। यानी गतिज भी है और क्या है, स्थितिज भी है। इसका मतलब उसमें कौन ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। समझ के बात को। तो जी इसमें क्या होता है, ऊंचाई पर हो तो क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर हो तो, ऊंचाई पर हो तो। दूसरा चीज, अगर कोई वस्तु नीचे हो चाहे रुका हो तो क्या है, जैसे नीचे तालाब है, तालाब में पानी क्या है, ठहरा है, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। समझिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा। और बात ध्यान दीजिएगा हमेशा, जिसमें गतिज ऊर्जा होती है, जिसमें गतिज ऊर्जा होती है उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती ही होती है, एकदम कंफर्म है। जिसमें गतिज है उसमें क्या है, यांत्रिक है। क्योंकि गतिज ऐसे गतिज नहीं बना होगा, बल्कि पहले पहले का आचिम होगा, वो स्थिर अवस्था में होगा। स्थिर अवस्था के अकॉर्डिंग किस में होगा, गतिज में हुआ होगा। तो उसमें स्थिर भी था, उसमें गतिज भी है। इसका मतलब हम गतिज ऊर्जा को ही हमेशा क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। कोई संकोच नहीं इसमें।
ऊंचाई पर हो तो क्या है? स्थितिज। ऊंचाई पे हो तो क्या है? स्थितिज। रुका है तो क्या है? स्थितिज। सिर्फ और सिर्फ क्या? स्थितिज। अगर चल दिया तो गतिज, स्थितिज दोनों हो गया तो क्या बन गया? यांत्रिक बन गया। तो इसमें यही है, तो रुका हो तो भी क्या होगा? स्थितिज। ऊंचाई पर हो तो क्या है? स्थितिज। ऊंचाई पे चल रहा हो फिर भी क्या उसमें है? स्थितिज है, लेकिन गतिजो है छोटा के, और दोनों मिलकर क्या बन गया? यांत्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला, इसका एक सूत्र होता है चीज का एम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी समझिएगा, इसे बोलते हैं के आई, के ई, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका सूत्र होता है आपका पीई बराबर क्या होता है? पीई मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। m मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। g मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और h का मतलब होता है ऊंचाई, mgh। g का मान कितना होता है बताओ तो आप लोग? g का मान कितना होता है? पृथ्वी खिंचाव कितना कितना दूरी पर खींचता है किसी वस्तु को? 9.8, इसको 10 मानते हैं। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, उसको 10 मान के हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। इसको अप्रोक्स कितना मानते हैं? 10 मानते हैं। जी का मान कितना होता है? यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग कभी काम करेगा, कायदे हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जी का मान लगभग कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ये पढ़ाए हैं आप लोग, ध्यान नहीं है, 9th क्लास में पढ़ाए होंगे कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई, दूसरा क्या है? गतिज ऊर्जा। दूसरा क्या है? गतिज ऊर्जा। इसका बताइए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? के ई बराबर हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv² होता है ना जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। याद रखिएगा इसको। देखिए एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे ये वाला, ये तो नहीं पूछ, लेकिन ये पूछ सकता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? हाफ mv², है ना बाबू। जो गति में है गतिज ऊर्जा, और जहाँ गति है वहाँ क्या है? यांत्रिक है। इस बात को समझिएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा? स्टार मार्क आ रहा है ना? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कब कहते हैं इसको? कब कहेंगे गतिज थी? यांत्रिक ऊर्जा कब कहेंगे? जब कौन कौन मिलता है? पीई और कुछ के ई, मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, है ना। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये हो गया ना खत्म। अब बताइए, हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम में हमने यह देखा कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे कोई, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो किस अवस्था में है? स्थितिज ऊर्जा में है। अगर हम चल दें तो किस अवस्था में हो गए? तो क्या हमारा ऊर्जा खत्म हुआ? नहीं ना हुआ। हम बदलते हम कहा मेरा ऊर्जा चेंज हो गया, पहले थे स्थिति में, अब हो गए गति में हो गए, तो ऊर्जा का हो गया एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। तो वही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे पवन ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है कि नहीं है? तो हम अभी टूल्स लिख रहे हैं कि टूल्स क्या 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 उपकरण है, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या उपकरण आप लिख लेते हैं, उस उपकरण को हम किस से किस में चेंज करते हैं उसको लिख देते हैं ना। जैसे पवन ऊर्जा है, विद्युत मोटर है, इसमें तो आएगा नहीं, बट इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको उतारिए तब लोग। बाबू ध्यान दे, बाबू सुनिए लड़का। अब एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल करके देखते हैं कि कौन कौन ऐसा ऊर्जा है जिसको दूसरे रूप में बदल सकते हैं ना। चलिए हम देखते हैं, कोई अगर स्थितिज ऊर्जा में है तो गतिज ऊर्जा में कैसे हो जाता है? अच्छा है, कोई गतिज ऊर्जा में है तो स्थितिज ऊर्जा में कैसे हो जाता है ना। समझिए, पहला लिखते हैं विद्युत जनित रे। विद्युत जनित रे, दिमाग लगा बाबू सुनिए। विद्युत जनित रे में आपका एसी जनित रे भी हो जाएगा और डीसी। हम बताएंगे दोनों का, तीनों का काम क्या है, क्या काम है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा भी और स्थितिज में। पहले था स्थिर, फिर जाके हानि लाके घुमा देते, क्या कर दिए?
गतिक में कर दिए, तो दोनों हो गया, तो क्या हो गया यांत्रिक। यानी हमने क्या लगाया यांत्रिक ऊर्जा, हमने क्या लगाया यांत्रिक ऊर्जा, किस में बदल जाएगा वो विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा से काम हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को बदलता लेते हैं। दूसरा आपका दे बाबू विद्युत जनित हो गया आपका विद्युत मोटर। ए बाबू ध्यान दो ना, विद्युत मोटर जैसे इसका उल्टा है, ये क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक परिवर्तित करता है। तीसरा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या करता है, तो सौर ऊर्जा जो है, चाहे जो सौर प्लेट है, सौर प्लेट होता है, उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना जी। देखो सौर ऊर्जा कहें या फिर सौर प्लेट ही ठीक रहेगा, चाहे सौर सेल। सौर सेल एगो के सेल कहेंगे ना, उसमें ढेर सारा सेल लगा होता है, बड़ा है तो उसमें देखिए चक्रखूट चक्रखूट स्टिकर जैसा मारा होता है, मारा होता है कि ना, उसमें ढेर सेल होता है, तब जाके पूरा बनता है कुछ ही सौर पैनल प्लेट बन जाता है। तो सौर जो प्लेट है आपका, सौर प्लेट क्या करता है, तो सौर ऊर्जा यानी प्रकाश को, सौर ऊर्जा को क्या करता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, लॉ है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन चक्की, ध्यान दीजिए बाबू, यह पवन ऊर्जा को किस में बदलता है विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्कियों का देश डेनमार्क, पवन चक्की का देश अब और कुछ हो सकता है पवन चक्की के बाद, बताइए। पवन चक्की जो है क्या करता है, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डेनमार्क को पवन चक्कियों वाला देश कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं बैटरी। बाबू बैटरी देखो तो इस पे आ जाएगा, नहीं आएगा, यही तो समस्या है। देखिए यह रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हो गया ना। चलिए आगे क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, एक होता है आपका क्वेश्चन ये है, बिजली मुख्य बिजली उत्पादन करने का क्या होगा मुख्य स्रोत। देखिए बाबू अब ध्यान दीजिए, पहला होता है आपका तापीय विद्युत संयंत्र, दूसरा होता है जल विद्युत संयंत्र, एक होता है आपका सौर ऊर्जा,
सौर ऊर्जा, एक होता है तापीय विद्युत संयंत्र, एक होता है जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। देखिए ज्वारीय ऊर्जा, इस सब से क्या बनता है? इस सब से क्या बनता है? बिजली पैदा होता है ना। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, सौर ऊर्जा से भी होता है, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और क्या क्या है? अब कुछ नहीं है, इतना काफ़ी है। ठीक है ना। अब बारी बारी से क्या पढ़ेंगे पता है आप लोग को? बारी बारी से आपको ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या बनता है, बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है। फिलहाल अभी हम लोग 2 पढ़ते हैं, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। याद रख बाबू, एक नोट पॉइंट भी देते हैं आप लोग को, याद रखिएगा। एक मुख्य कॉमन चीज, बिजली उत्पादन करने के लिए टरबाइन को घुमाया जाता है। सिंपल, मैंने एक वर्ड समझिए, इसको याद रखिएगा। संक्षेप में हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दें। टरबाइन को ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा। बिजली उत्पादन करने का ये सब स्रोत है आप लोग का, बता दें। तापीय, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ें। एक और हो सकता है बाबू, परमाणु ऊर्जा। क्या हो सकता है? लिख लीजिएगा। कौआ है, 5वां है ना, 6वां ऐसे लिखाता है। एक है आपका परमाणु ऊर्जा, बस इतना ही है। चलो इसको उतारो, पहले आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, अब लोग हम लोग पढ़ेंगे बाबू थर्मल पावर प्लांट। क्या पढ़ेंगे? थर्मल पावर प्लांट, यानी तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट। समझिए ध्यान दीजिए बाबू, इसके बारे में लिखते हैं। वह संयंत्र जिसमें ईंधन को आ जाएगा को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न किया जाता हो तथा उसे विद्युत ऊर्जा में करेंगे। वह संयंत्र जिसमें ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करके उसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? तापीय विद्युत। आ रहा है संयंत्र? नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए एक फिगर बनाते बाबू। यहाँ पर कोई दिक्कत है? यहाँ पर कोई दिक्कत है ना? ना, चलिए सबसे पहले एक हम लेते हैं बड़ा सा, कह सकते हैं बर्तन को ले लेते हैं जिसमें पानी गर्म करना है ना। एक ले लेते हैं हम लोग, चलिए ऐसे। कोई कोई कुकर लेता है। चलो ना बाबू, चलिए हम लोग भी ले लिए कुकर। इसमें हमने क्या डाल दिया? पानी। नीचे से हमने हटा दिया।
कोयला जलाया, इसमें क्या बनेगा, भाप बनेगा ना। यहाँ पे क्या होता है, सीटी होता है एक। इस भाप को, इस भाप जो बना भाप जो पानी इसमें खोल रहा है, जो भाप बन रहा है, उस भाप को प्रेशर के साथ कहाँ मारेंगे, टरबाइन पर। कहाँ मारेंगे, टरबाइन पर छोड़ देंगे। जब टरबाइन पे प्रेशर से एकदम धुआं जाएगा तो क्या होगा, नाचेगा टरबाइन। पंखा होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका, टरबाइन होता है। इसमें क्या लगा होता है, एक एक पंखा लगा होता है, ठीक है। इस टरबाइन पर क्या आता है, यहाँ से हम एक पाइप लाते हैं, क्या लाते हैं, यहाँ से इसमें पूरा एकदम प्रेशर से काम मारता है, भाप। ये क्या होगा, घूमेगा। इसके जो एक्सल होते हैं, एक्सल, एक्सल का मतलब धूरा। इसमें जो पीछे धूरा लगा होगा, पंखा के जो पीछे धूरा लगा होगा, उसमें क्या फिट है, आर्मेचर फिट है, यानी कह सकते हैं डायनेमो फिट है। डायनेमो है उसका मतलब क्या है, उसमें आर्मेचर है। तो इसमें क्या लगा है, इसके धुरी में क्या लगा है, इसके यहाँ पे बीच में से क्या निकलेगा, धुरी निकला होगा। ये सामने से नहीं है, पंखा के पीछे धुरी होता है, समझिए। सामने से नहीं लिखे, हम पीछे से खींचे हैं, 3D फिगर है, पीछे से खींचे गया ना, समझिए। इसमें क्या यहाँ पे लगा दिए हैं, आर्मेचर। क्या है, आर्मेचर। जब ये पंखा घूमेगा तो आर्मेचर भी घूमेगा। आर्मेचर ही एक तरह से डायनेमो इसको कह देते हैं, डायनेमो। अब बताइए, यही डायनेमो क्या बनाता है, डायनेमो क्या बनाता है, बिजली बनाता है। जनित्र जो है क्या बनाता है, बिजली बनाता है। यही बिजली बनेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। इससे क्या जलेगा, बल्ब जलेगा ना। इसका हम लोग उपयोग कहाँ कर सकते हैं, बल्ब जलाने में। पहले पानी का किए, गर्म किए, गर्म करने के बाद इसमें क्या बन गया, भाप बन गया। उस भाप को हमने किस पे लाया, टरबाइन पे। टरबाइन है, पंखा को भी टरबाइन बोलते हैं। टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के एक्सल के साथ, धुरी के साथ, धुरी के साथ क्या जुड़ा है, आर्मेचर जुड़ा है। तो जब टरबाइन घूमेगा तो साथ साथ कौन सी घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा। आर्मेचर कहाँ घूमेगा, जहाँ दो चुंबक होगा। चुंबक कहाँ होता है, मोटर के अंदर चुंबक रहता है, जो उसके अंदर दो चुंबक रहता है, 3-4 जो उतना होके, और उस चुंबक के बीच में आर्मेचर घूमेगा। आर्मेचर में तार लपेटा गया है, कॉपर के, तांबा के। ये घूमेगा तो क्या बनाएगा, बिजली बनाएगा, बिजली बन जाएगा। तो वही लिखे हैं, वह संयंत्र जिसमें ईंधन को जलाकर उष्मा उत्पन्न करके उसे विद्युत ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र। अब इसका मेन, इसका थ्योरी लिख देते हैं, इसका मेन सिद्धांत लिखते हैं, है ना बाबू। चलिए समझिए, सिद्धांत लिखते हैं बाबू। तापीय विद्युत संयंत्र में विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन ले लेते हैं, दहन करके, दहन करके उबाल कर भाप बनाई जाती है। इस भाप से, बाबू यहाँ लिख दें, इस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। बाबू धुरी आ रहा है, टरबाइन की धुरी, धुरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सल। एक्सल डायनेमो के आर्मेचर से जुड़ी होती है। जब डायनेमो का
आर्मेचर घूमता है तो यांत्रिक समझ गए? जो हमने बात बोला वही है। इसमें क्या करते हैं, अगर जिसको दिमाग होता है सुनिए, दिमाग लगा के लिख दीजिएगा आप लोग। बहुत संक्षेप में, बहुत छोटा चीज़ है ये सब चीज़। तापीय विद्युत संयंत्र क्या करते हैं, हम ईंधन को जलाते हैं अधिक मात्रा में, उस ईंधन को जला करके जल को गर्म करके भाप बनाते हैं। उस भाप की सहायता से टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन जो है ना बाबू, टरबाइन का जो धुरी है वो डायनेमो के साथ जुड़ा होता है, और डायनेमो में मौजूद होता है आर्मेचर, जिस कारण आर्मेचर भी घूर्णन करने लगता है। उस घूर्णन की गति से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। आप लिख दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? समझ गए? तब जाके हम मोमबत्ती कर रहे हैं, सब बल्ब वगैरह एलईडी जलाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले किस ऊर्जा में बदलते हैं हम लोग? उष्मीय है ना बाबू, क्या है? उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा किस में बदल गया? यांत्रिक ऊर्जा। तब जाके यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। समझिए, इसका स्टेप समझिए। सबसे पहले उष्मा बनाए, यानी लिख देगा यहाँ पे, अच्छा, विद्युत बनाने के लिए हमने क्या घुमाया? टरबाइन। टरबाइन बहुत कॉमन है, याद रखिएगा। अच्छा, ये बता बाबू हमको, तापीय विद्युत संयंत्र, ये बताओ हमको, इसमें हमने आर्मेचर घुमाया, बिजली बनाया ना? ये परंपरागत है कि गैर परंपरागत है? परंपरागत है कि गैर परंपरागत है? बताओ। ईंधन चाहिए ना? ईंधन चाहिए कि नहीं चाहिए? ईंधन क्या है? परंपरागत है। जब ईंधन परंपरागत है, जब तक ईंधन नहीं रहेगा तो भाई हम बनाएंगे कैसे? बात यहाँ पे समस्या यही है। तो इसलिए इसको किस में रखेंगे हम लोग? परंपरागत ऊर्जा स्रोत में रखेंगे। इसमें क्या हुआ, पहले पहले क्या बना, वही उसमें ऊर्जा किस में लग गया? यांत्रिक ऊर्जा में, और तब जाकर वो बदल गया ये हो गया आपका फाइनल थर्मल पावर प्लांट। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को? भारी है कुछ नहीं बाबू। ईंधन जलाए के बाद हंडिया में बर्तन में पानी गर्म करके पानी बना दी, क्या भाप बना दी। कैसे कुकर भाप बनाता है, सीटी मारता है प्रेशर से, उसी पूरा प्रेशर मारेगा वो, तब जाकर टरबाइन घूमेगा। टरबाइन किसको घुमाएगा? आर्मेचर घुमाएगा। आर्मेचर जब घूमेगा तो बिजली बन जाएगा आसानी से। लगाइए टुलू पंप, लगाइए जनरेटर, मोटर, कुछ भी लगाइए, चलाते रहिए। चलिए इसको उतारिए, कल पढ़ेंगे जल विद्युत संयंत्र, इसको उतारिए। बाबा क्लास यहीं तक रहेगा।